दोस्तों यहाँ पर हम बात करने वाले हैं इंडियन ज्योग्राफी के कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्नों की। और इससे पहले इंडियन ज्योग्राफी का एक पार्ट है वो कंप्लीट हो चुका है, तो यदि वो पार्ट आपने नहीं देखा तो इसी चैनल के ऊपर आपको इंडियन ज्योग्राफी का फर्स्ट पार्ट दिखाई देगा, उसको जरूर देखिएगा। अब ये है आपका सेकेंड पार्ट और इसी के साथ में आपके भारत के भूगोल के इम्पोर्टेंट जो भी क्वेश्चन हैं वो पूरे कंप्लीट हो जाएंगे। देखिए पहला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है सुमेलित नहीं है, यानी कि यहाँ पर हमें कौन सा चैनल है, कितने डिग्री का चैनल है, किस किस के बीच में स्थित है, तो ये हमसे यहाँ पर पूछा है। देखिए बात करते हैं 6 डिग्री चैनल की, तो 6 डिग्री चैनल है वो ग्रेट निकोबार और सुमात्रा के बीच में स्थित है। हम बात करें ग्रेट निकोबार, तो ग्रेट निकोबार और सुमात्रा के बीच में स्थित है। ये कौन सा चैनल है? 6 डिग्री चैनल। इसके बाद में बात आती है 8 डिग्री चैनल की, तो 8 डिग्री चैनल है मिनिकोय और मालदीव के बीच में स्थित है। ये भी बिल्कुल करेक्ट है। 10 डिग्री चैनल है वो लिटिल अंडमान और कोर निकोबार के बीच में है, तो ये भी बिल्कुल करेक्ट है। यानी अंडमान और निकोबार के बीच में कौन सा चैनल है? 10 डिग्री चैनल है। अगला ऑप्शन आता है 9 डिग्री चैनल मिनिकोय और लक्षद्वीप के बीच में स्थित है, तो ये भी बिल्कुल करेक्ट है। तो यहाँ पर कोई भी ऑप्शन है वो असुमेलित नहीं है, सभी ऑप्शन सुमेलित है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर तो दोस्तों ये सारे के सारे हैं वो सही है, एकदम करेक्ट है। इसके अलावा एक दोस्तों रह गया 11 डिग्री चैनल। जो 11 डिग्री चैनल है वो दोस्तों आपका लक्षद्वीप को 2 भागों में बराबर काटता है, यानी लक्षद्वीप को जो 2 भागों में बांटने वाला चैनल है इसका नाम है 11 डिग्री चैनल। तो इन 5 चैनलों को अच्छे से ध्यान में रखिएगा। 6 डिग्री चैनल ग्रेट निकोबार और सुमात्रा के बीच में है, 8 डिग्री चैनल मिनिकोय और मालदीव के बीच में है, 10 डिग्री चैनल लिटिल अंडमान और कोर निकोबार के बीच में है, 9 डिग्री चैनल मिनिकोय और लक्षद्वीप के बीच में। देखिए क्वेश्चन नंबर 2, पंजाब हिमालय स्थित है। ऑप्शन दिया गया सिंधु और सतलज नदी के बीच में, सतलुज और काली नदी के बीच में, काली और तीस्ता नदी के बीच में, तीस्ता और ब्रह्मपुत्र नदी के बीच में। देखिए हिमालय का दोस्तों नदी घाटी के आधार पर भी वर्गीकरण किया गया है और इस प्रकार से 4 भागों में इसको बांटा गया है। आप सभी को पता है कि ऊपर कौन सी नदी है? वो है सिंधु नदी, उसके बाद में सतलुज, उसके बाद में आती है काली नदी और काली नदी के बाद में तीस्ता नदी, तीस्ता के बाद में दोस्तों पूर्वी भारत के अंदर कौन सी नदी है? ब्रह्मपुत्र नदी। अब देखिएगा सिंधु नदी से लेकर के सतलुज नदी तक जो हिमालय है उसका नाम है पंजाब हिमालय, या इसे ही हम कहते हैं कश्मीर हिमालय। ठीक है। उसके बाद में सतलुज नदी से लेकर के काली नदी के बीच में जो हिमालय है, जो भाग है, इसका नाम है कुमायूं हिमालय, कुमाऊं हिमालय। इसके बाद में काली नदी और तीस्ता नदी के बीच में जो भाग है इसको कहते हैं नेपाल हिमालय, और तीस्ता और ब्रह्मपुत्र नदी के बीच में जो पार्ट है इसको कहते हैं असम हिमालय। तो हिमालय का दोस्तों जो वर्गीकरण है वो नदी घाटी के आधार पर भी किया गया है। जैसे कि यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1, यानी कि पंजाब हिमालय है वो सिंधु और सतलज नदी के बीच में है। सतलज से लेकर के काली नदी के बीच में कौन सा हिमालय है? कुमाऊं हिमालय है। और सतलुज से काली नदी से लेकर के तीस्ता नदी तक नेपाल हिमालय, और तीस्ता से लेकर के ब्रह्मपुत्र नदी तक असम हिमालय। तो ये 4 भागों में इसको बांटा गया है, अच्छे से देख लीजिएगा। मैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर लगा देता हूं, सिंधु और सतलज नदी के बीच में जो हिमालय है इसका नाम है पंजाब हिमालय या कश्मीर हिमालय। और सतलुज और काली नदी के बीच में कौन सा हिमालय है? इस भाग को क्या कहा जाता है? इसको कहते हैं कुमायूं हिमालय। काली और तीस्ता नदी के बीच में जो भाग है इसको कहा है नेपाल हिमालय, और तीस्ता और ब्रह्मपुत्र नदी के बीच में जो पार्ट है इसको कहा है दोस्तों असम हिमालय। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3, नवीन जलोढ़ मृदा किस प्रकार की मैदान में पाई जाती है? नवीन जलोढ़ मृदा है, जो नवीन जलोढ़ मिट्टी है वो किस प्रकार के मैदान के अंदर पाई जाती है? यहाँ पर 4 ऑप्शन आपके सामने है, भाबर, तराई, खादर और पांगर। जब कोई भी नदी दोस्तों ऊपर से नीचे गिरती है, यानी पहाड़ से जब नीचे की ओर बहकर आती है तो वो अपने साथ कंकर पत्थर लेके आती है, और उस कंकर पथरीले क्षेत्र को क्या कहा जाता है? भाबर कहते हैं। उसके बाद में वो नदी उन कंकर पत्थरों से आगे चलती है तो उस क्षेत्र को कहते हैं तराई, यानी दलदली जो क्षेत्र बन जाता है उसको तराई कहते हैं। उसके बाद में जो नवीन जलोढ़ मिट्टी है, बांगर को कहते हैं पुरानी जलोढ़ मिट्टी। बांगर किसे कहते हैं? पुरानी जलोढ़ मिट्टी होती है उसको बांगर कहा जाता है। और खादर है, नवीन जलोढ़ मिट्टी को खादर कहा जाता है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा खादर, यानी नवीन जलोढ़ मृदा किस प्रकार के मैदान में पाई जाती है? खादर के अंदर नवीन जलोढ़ मृदा है वो पाई जाती है। भाबर पथरीला यानी कि कंकर पथरीला वाला क्षेत्र है, तराई दलदली क्षेत्र है, और बांगर को कहते हैं पुरानी मृदा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 4 सही नहीं है। यहां पर आपसे पूछा है सही नहीं है और ऑप्शन में इस प्रकार का दिया गया है कि किस पर्वत श्रृंखला की सर्वोच्च चोटी कौन सी है। तो यहां पर आपके 4 कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। अरावली पर्वत श्रृंखला की सर्वोच्च चोटी का नाम क्या है? गुरु शिखर है, ये आप सभी को पता है। नीलगिरी पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी महेंद्रगिरी यहां पर दे रखा है। सतपुड़ा श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ है। हिमालय की भारत में सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा दे रखी है। तो दोस्तों यहां पर हमारा कौन सा जो आंसर है वो राइट होगा? तो ऑप्शन नंबर 2 है वो यहां पर हमारा राइट हो जाएगा कि नीलगिरी पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी महेंद्रगिरी नहीं है। नीलगिरी पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी है दोदा बेटा। दोदा बेटा है ये नीलगिरी पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी है। जबकि हिमालय की भारत में सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा बिल्कुल करेक्ट है और सतपुड़ा श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ बिल्कुल करेक्ट है। तो ये अच्छे से आपको याद रखना है। और यदि आपसे ट्रांस हिमालय यानी काराकोरम की सबसे ऊंची चोटी पूछी जाए तो वो कौन सी है? ट्रांस हिमालय की K2 है, जिसको हम गॉडविन ऑस्टिन भी कहते हैं। गॉडविन ऑस्टिन भी कहते हैं। और ये वर्तमान में भारत के अंदर नहीं है, ये पीओके के अंदर है, यानी पाक अधिकृत कश्मीर के अंदर ये K2 है, गॉडविन ऑस्टिन है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किस मृदा को रेगुर मृदा भी कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 5 दे रखा है, किस मृदा को रेगुर मृदा भी कहा जाता है? ऑप्शन दे रखा है लेटेराइट मृदा को, काली मृदा को, जलोढ़ मृदा को या पीली मृदा को। तो दोस्तों यहां पर लेटेराइट मृदा की बात करें या काली मृदा की बात करें तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा काली मृदा को क्या कहा जाता है? रेगुर मृदा भी कहा जाता है। और ये सर्वाधिक काली जो मिट्टी है वो कहां पर पाई जाती है? महाराष्ट्र के अंदर। और काली मिट्टी किस फसल के लिए उपयोगी है? वो है दोस्तों कपास के लिए। तो दोस्तों ध्यान में रखना, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? काली मिट्टी हो जाएगा। रेगुर मृदा किसे कहा जाता है? काली मिट्टी को कहा जाता है। और काली मिट्टी वैसे महाराष्ट्र गुजरात के अंदर पाई जाती है जहां पर कपास का उत्पादन होता है। लेटेराइट मृदा की हम बात करें तो लेटेराइट जो मृदा है उसका जो विस्तार है वो कहां पर पाई जाती है? तो ये दोस्तों पाई जाती है पश्चिमी घाट के अंदर। पश्चिमी घाट के अंदर जैसे कि केरल राज्य है, यहां पर लेटेराइट मृदा है वो पाई जाती है। और सूखने पर लेटेराइट मृदा है वो कठोर हो जाती है। और इसके बाद में हम बात करें यहाँ पर 2 मिट्टियों की, और एक तो लाल मिट्टी। तो लाल मिट्टी दोस्तों आपको दिखाई देगी छोटे नागपुर के पठार के आसपास। छोटा नागपुर का जो पठार है वहां पर लाल मिट्टी पाई जाती है। और लवणीय मृदा है तो वो पाई जाती है कच्छ का रण और इसके साथ में सुंदरवन डेल्टा है, वहां पर लवणीय मिट्टी पाई जाती है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला आता है छोटा नागपुर पठार पर कौन सी मिट्टी पाई जाती है? छोटे नागपुर पठार पर कौन सी मिट्टी पाई जाती है? मैंने अभी बताया है कि लाल मिट्टी है वो छोटे नागपुर पठार पर, छोटे नागपुर का जो पठार है वहां पर लाल मिट्टी पाई जाती है। लेटेराइट मृदा की हमने अभी बात की थी कि जो पश्चिमी घाट है जैसे कि केरल राज्य है, और इसके साथ में आपको ध्यान रखना है मेघालय का पठार है और ओडिशा है, ये जो क्षेत्र है वहां पर लेटेराइट मृदा पाई जाती है। काली मिट्टी की हमने बात ही कर ली, ये महाराष्ट्र के अंदर पाई जाती है। और इसके बाद में हमने ये बात ही कर ली लवणीय मिट्टी कहाँ पर पाई जाती है। ये लवणीय मिट्टी है वो कच्छ का रण है और इसके साथ में कच्छ है, सुंदरवन है, यहाँ पर लवणीय मृदा पाई जाती है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा लाल मिट्टी, यानी कि छोटे नागपुर का पठार पर कौन सी मिट्टी पाई जाती है, कौन सी मृदा पाई जाती है? लाल मृदा पाई जाती है। अगला क्वेश्चन आता है 7 नंबर का क्वेश्चन, और ये दिया गया है लघु हिमालय में स्थित घास के मैदान को जम्मू कश्मीर में क्या कहते हैं? बगियार कहते हैं या मर्ग कहते हैं, दून या द्वार? तो दोस्तों यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो होगा मर्ग। मर्ग है जैसे कि गुलमर्ग है, सोनमर्ग है, ये कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर के अंदर है। तो जम्मू कश्मीर के अंदर लघु हिमालय में स्थित घास के मैदान को क्या कहते हैं? मर्ग कहते हैं। और जम्मू कश्मीर में भी जो केसर की खेती होती है कहाँ पर होती है? वो होती है करेबा के अंदर। करेबा के अंदर जो स्थानीय मिट्टी है उसको करेबा कहते हैं और इसके अंदर केसर की खेती की जाती है। और जो बगियार है ये दोस्तों घास का मैदान ही है। कहाँ पर है? ये उत्तराखंड के अंदर है। उत्तराखंड के अंदर घास के मैदान को क्या कहते हैं? बगियार कहते हैं। जबकि दून और द्वार ये दोनों घाटी है और ये भी उत्तराखंड के अंदर है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कश्मीर घाटी कहाँ पर स्थित है? कश्मीर घाटी है वो कहाँ पर स्थित है? पीर पंजाल और धौलाधर के बीच में, लद्दाख के अंदर या सिक्किम के अंदर, और वरद हिमालय और पीर पंजाल के बीच में?
तो दोस्तों यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा वृद्ध हिमालय और पीर पंजाल के बीच में कश्मीर घाटी क्या है, स्थित है। हम बात करें यहाँ पर पीर पंजाल और धौलाधर के बीच में, तो इनके बीच में एक घाटी है जिसका नाम है कुल्लू घाटी। कुल्लू घाटी है। लद्दाख के अंदर जो घाटी है उसका नाम है गलवान घाटी। गलवान घाटी। और सिक्किम के अंदर जो घाटी है उसका नाम है चुम्बा घाटी। तो इन चारों घाटियों के बारे में अच्छे से पढ़ लेना। चुम्बा घाटी है वो सिक्किम के अंदर है, गलवान घाटी लद्दाख के अंदर है, पीर पंजाल और धौलाधर के बीच में कुल्लू घाटी है, और वृद्ध हिमालय और पीर पंजाल के बीच में कश्मीर घाटी स्थित है। वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान में रख लेना। वृद्ध हिमालय और पीर पंजाल के बीच में कौन सी घाटी स्थित है? कश्मीर घाटी स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 9 नंबर का, गंगा के मैदान के पश्चिमी भाग को क्या कहा जाता है? जैसे दोस्तों ये है गंगा नदी, और गंगा नदी को मैदान को 3 भागों में बांटा गया है। यहाँ पर है वेस्ट बंगाल, यहाँ पर हम बिहार है, और यहाँ पर हम बात करें उत्तर प्रदेश। तो देखिएगा, सबसे पहले हम बात करें तो पश्चिम के अंदर गंगा नदी के पश्चिम में, जैसे कि ये गंगा नदी है और इसके पश्चिम में यहाँ पर है रुहेलखंड। तो गंगा नदी के पश्चिमी भाग को क्या कहा जाता है? रुहेलखंड का मैदान है, इसको कहा जाता है रुहेलखंड। उसके बाद में अवध आता है, मगध आता है, ये सारे के सारे भाग आते हैं, लेकिन सबसे पश्चिमी के अंदर कौन सा आता है? रुहेलखंड आता है। तो ये आ जाता है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा रुहेलखंड, जो कि हमारे पास ऑप्शन के अंदर नहीं है। तो आपको यहाँ पर लिख लेना है रुहेलखंड का मैदान है वो, इसे कहा जाता है। गंगा नदी के पश्चिम भाग को क्या कहा जाता है? रुहेलखंड का मैदान कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, पूर्वी घाट की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? पूर्वी घाट की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? महेंद्रगिरी, दोदा बेटा, अमरकोंडा या अमरकंटक? दोदा बेटा के बारे में हमने बात की ही थी कि दोदा बेटा है वो किसकी सर्वोच्च चोटी है? ये नीलगिरी पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी है। नीलगिरी पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी है दोदा बेटा, जिसकी ऊंचाई की हम बात करें तो 2637 के लगभग है, 2637 मीटर के लगभग मानी जाती है। तो पूर्वी घाट की सर्वोच्च ऊंची चोटी कौन सी है? वो है अरमाकोंडा। अरमाकोंडा है वो पूर्वी घाट की सर्वोच्च चोटी है, ध्यान में रख लेना। पूर्वी घाट की सर्वोच्च चोटी का नाम है अरमाकोंडा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, दक्षिण भारत या प्रायद्वीपीय भारत या पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? देखिए, जो नीचे वाला जो प्रायद्वीपीय भारत है, इसकी सबसे ऊंची चोटी की बात करें तो वो कौन सी आती है? यहां पर दे रखा है महेंद्रगिरी, डोडा बेटा, अरमाकोंडा, अनाईमुड़ी। तो सबसे ऊंची चोटी है अनाईमुड़ी। दक्षिण भारत या प्रायद्वीपीय भारत की बात कर ले, या दक्षिण भारत की बात कर ले, या पश्चिमी घाट की बात कर ले, तो इन तीनों की एक ही बात है, इसकी सबसे ऊंची चोटी है वो है दोस्तों अनाईमुड़ी। अरमाकोंडा के बारे में हम बात कर ही चुके हैं, ये पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी है। और दोदा बेटा के बारे में हमने बात कर ही ली कि ये नीलगिरी पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा अनाईमुड़ी है वो दक्षिण भारत या प्रायद्वीपीय भारत या पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला स्थित है। सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला है वो किस नदी के बीच में स्थित है? साबरमती और नर्मदा के बीच में, ताप्ती और नर्मदा के बीच में, ताप्ती और गोदावरी के बीच में, सोन और ताप्ती नदी के बीच में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ताप्ती और नर्मदा के बीच में। सबसे पहले नर्मदा नदी आएगी और इसके बाद में सतपुड़ा पर्वत आएगा, और उसके बाद में कौन सी नदी आती है? ताप्ती नदी आती है। और ऊपर कौन सा पर्वत है? विंध्याचल पर्वत है। तो नर्मदा नदी किन दो पर्वतों के बीच में बहती है? विंध्याचल और सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला, इन दोनों के बीच में नर्मदा नदी बहती है। और नर्मदा नदी के दक्षिण में कौन सा पर्वत है? उसका नाम है सतपुड़ा पर्वत। और सतपुड़ा के दक्षिण में कौन सी नदी बहती है? ताप्ती नदी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ताप्ती और नर्मदा नदी के बीच में सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला है वो स्थित है। एक बार फिर से देख लीजिएगा, जो विंध्याचल पर्वत श्रृंखला है वो सबसे उत्तर के अंदर है। इसके बाद में नर्मदा नदी आ गई, नर्मदा नदी के बाद में सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला आ गई, और सतपुड़ा के बाद में ताप्ती नदी आ गई। इस प्रकार से ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर। चलिए अगला देखिए, अगला क्वेश्चन आता है, बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है? बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है? दामोदर नदी को, सोन नदी को, तीस्ता नदी को या ब्रह्मपुत्र नदी को? तो बंगाल का शोक कहा जाता है दामोदर नदी को, और इसी का जो क्षेत्र है उसको कहा जाता है रूहर क्षेत्र। रूहर क्षेत्र इसी नदी क्षेत्र को कहा जाता है। क्वेश्चन देखिएगा 14 नंबर क्वेश्चन, सही सुमेलित नहीं है।
ऑप्शन में दिया गया है, पहला ऑप्शन दिया गया है कोरोमंडल तट है वो तमिलनाडु के अंदर है, कोंकण तट महाराष्ट्र के अंदर, उत्तरी सरकार तट आंध्र प्रदेश के अंदर और राजमहल पहाड़ियां मध्य प्रदेश। देखिए कोरोमंडल तट है ये तमिलनाडु के अंदर है, बिल्कुल करेक्ट है। कोंकण तट महाराष्ट्र के अंदर है, बिल्कुल करेक्ट है। और कन्नड़ तट है वो कहां पर है दोस्तों, कन्नड़ तट ये है कर्नाटक के अंदर। और गुजरात को जो तट लगता है वो दोस्तों गुजरात तट ही कहते हैं उसको, गुजरात को जो तट है उसको गुजरात तट ही कहते हैं। उत्तरी सरकार तट को आंध्र प्रदेश, और राजमहल पहाड़ियां यहां पर गलत हो जाएगा, राजमहल पहाड़ियां मध्य प्रदेश के अंदर नहीं है, राजमहल की जो पहाड़ियां वो है झारखंड के अंदर। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा दोस्तों यहां पर ऑप्शन नंबर 4, राजमहल की पहाड़ियां है वो दोस्तों झारखंड के अंदर स्थित है। इसके साथ ही कुछ पहाड़ियां और भी आप याद रख सकते हैं। राजमहल की पहाड़ियों के साथ में ही एक आती है कार्डमम की पहाड़ियां, यानी कि इसको कहते हैं इलायची की पहाड़ी। जो इलायची की पहाड़ी है वो कहां पर है, ये इलायची की पहाड़ियां है केरल के अंदर। और ये भारत की सबसे दक्षिणतम यानी दक्षिणतम पहाड़ियों की बात करें तो वो है दोस्तों इलायची की पहाड़ियां। भारत की दक्षिणतम पहाड़ियों की बात करें तो वो है इलायची की पहाड़ियां जो कि केरल के अंदर है। और गिर पहाड़ियां आप सभी को पता है गुजरात के अंदर है। मालाबार तट और याद रख लेना, मालाबार तट है ये दोस्तों केरल के अंदर है, मालाबार तट केरल, ये भी थोड़ा सा याद रख लेना। तो सभी तटों के बारे में हमने अच्छे से बात की है। गुजरात के तटीय मैदान को गुजरात कहा जाता है, कोरोमंडल तट तमिलनाडु के अंदर है, कोंकण तट महाराष्ट्र के तट को कोंकण तट कहा जाता है, उत्तरी आंध्र प्रदेश के तट को उत्तरी सरकार तट कहा जाता है, इलायची की पहाड़ियां केरल के अंदर है, गिर पहाड़ियां गुजरात के अंदर है, राजमहल पहाड़ियां झारखंड के अंदर है, और कन्नड़ तट है वो कर्नाटक के तट को कहा जाता है, मालाबार तट केरल के तट को कहा जाता है। तो ये इन सभी के नाम है, कोरोमंडल तट तमिलनाडु के तट को, कोंकण तट महाराष्ट्र के तट को, उत्तरी सरकार तट आंध्र प्रदेश के तट को, कन्नड़ तट कर्नाटक के तट को। तो ये इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 यहां पर दिया गया किस कारण भारत के उत्तर पश्चिमी भाग के अंदर शीत ऋतु में, यहां पर क्वेश्चन को पूरा कीजिएगा, शीत ऋतु के अंदर वर्षा होती है, यानी किस कारण भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में शीत ऋतु के अंदर वर्षा होती है। तो यहां पर 4 ऑप्शन आपके सामने है, दक्षिण पश्चिमी मानसून, दक्षिण पूर्वी मानसून, पश्चिमी विक्षोभ और चक्रवाती वायुदाब। दोस्तों यहां पर जो हमारा राइट आंसर होगा वो हो जाएगा पश्चिमी विक्षोभ, जिसको हम माउट बोलते हैं। माउट होती है वो पश्चिमी विक्षोभ के कारण होती है, राजस्थान के अंदर इसको माउट कहा जाता है। और पश्चिमी विक्षोभ की जो उत्पत्ति है वो कहां पर होती है, उत्पत्ति होती है भूमध्य सागर के अंदर, भूमध्य सागर के अंदर पश्चिमी विक्षोभ की उत्पत्ति होती है। यह क्वेश्चन आपका पूछा जा चुका है। अगला क्वेश्चन यह आ सकता है कि किस कारण भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में वर्षा होती है, तो पश्चिमी विक्षोभ के कारण होती है, जिसे राजस्थान के अंदर हम माउट भी कहते हैं। साथ में ही हम बात करें दोस्तों यहां पर दक्षिण पश्चिमी मानसून की, तो ये दक्षिण पश्चिमी मानसून से जो वर्षा होती है इसकी 2 शाखाएं हैं, इसकी 2 शाखाएं हैं, एक तो है बंगाल की खाड़ी शाखा और एक है अरब सागर की शाखा। तो जो ज्यादा वर्षा होती है, ज्यादा क्षेत्र पर जो वर्षा होती है वो किससे होती है, बंगाल की खाड़ी शाखा से। बंगाल की खाड़ी, इसको अच्छे से मैं आपको बता देता हूं। देखिए दक्षिण पश्चिमी मानसून है, इसकी 2 शाखाएं हैं, एक तो अरब सागर शाखा और एक है बंगाल की खाड़ी शाखा। तो जो बंगाल की खाड़ी शाखा है इसमें इससे सबसे ज्यादा बारिश है वो भारत के अंदर होती है, बंगाल की खाड़ी शाखा से ज्यादा क्षेत्र पर बरसात होती है। तो ये इस क्वेश्चन का जो दक्षिण पश्चिमी मानसून का यदि क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर पूछा जाए तो ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि दक्षिणी पश्चिमी मानसून की कितनी शाखाएं हैं, 2 शाखाएं हैं, अरब सागर शाखा और बंगाल की खाड़ी शाखा। ये दोनों शाखाएं आगे भारत के अंदर कहां पर मिलती है, ये दोनों शाखाएं जाकर के गंगा का जो मैदान है वहां के उत्तर पश्चिमी भाग के अंदर ये दोनों शाखाएं जाकर मिलती है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यही आ जाता है कि भारतीय मानसून की अरब सागर शाखा और बंगाल की खाड़ी शाखा कहां पर मिलती है। तो ये क्वेश्चन आपका फिर से पूछा जा चुका है, यहां पर नीलगिरी पहाड़ियों पर, गंगा के मैदान के उत्तर पश्चिम भाग के अंदर, मालवा के पठार के पूर्वी भाग में या डोडा बेटा की पहाड़ियों पर। तो मैंने बता ही दिया कि गंगा के मैदान के उत्तर पश्चिमी भाग में अरब सागर शाखा और बंगाल की खाड़ी शाखा का मिलान होता है, ये दोनों वहां पर जाके मिलती है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, उत्तर पूर्वी मानसून के द्वारा कहां पर वर्षा होती है। उत्तर पूर्वी मानसून के द्वारा, देखिए पूरे भारत के अंदर उत्तर पश्चिमी दोस्तों पूरे भारत के अंदर दक्षिणी पश्चिमी मानसून से वर्षा होती है, लेकिन जो तमिलनाडु है इसको छोड़कर बाकी पूरे भारत के अंदर दक्षिण पश्चिमी मानसून से वर्षा होती है। लेकिन तमिलनाडु का जो क्षेत्र है वहां पर उत्तर पूर्वी मानसून के द्वारा वर्षा होती है, और ये कब होती है, सर्दी के अंदर।
यहाँ पर जो मानसून आता है वो सर्दी में आता है तमिलनाडु के अंदर। तो उत्तर पूर्वी मानसून के द्वारा कहां पर वर्षा होती है? तमिलनाडु के अंदर वर्षा होती है। अगला देखिएगा, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? कृष्णा, कावेरी, गोदावरी या महानदी? तो यहां पर जो राइट आंसर हो जाएगा, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी आपसे एग्जाम में पूछी गई है, तो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है दोस्तों गोदावरी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा गोदावरी, जिसे दोस्तों दक्षिण की गंगा भी कहा जाता है। दक्षिण भारत की गंगा भी इसको कहा जाता है। दक्षिण भारत की गंगा भी इसको कहा जाता है, जबकि कावेरी को भी दोस्तों दक्षिणी गंगा कहा जाता है। कावेरी को भी दक्षिणी गंगा कहा जाता है। तो ये दोनों ही अच्छे से ध्यान में आपको रखना है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 20, हिमालय को काटकर एवं बहकर आने वाली नदियां हैं। हिमालय को काटकर उसके बाद में बहने वाली कौन कौन सी नदियां हैं? सिंधु, सतलज, रावी, सिंधु सतलज ब्रह्मपुत्र, सिंधु सतलज गंगा, सिंधु सतलज यमुना। तो दोस्तों यहां पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा सिंधु, सतलुज और ब्रह्मपुत्र नदी है, ये हिमालय को काटकर और बहकर आने वाली नदियां हैं। क्वेश्चन नंबर 21, किस नदी का उद्गम भारत से नहीं होता है? किस नदी का उद्गम है वो भारत से नहीं होता है? व्यास नदी का, सतलुज नदी का, चिनाब नदी का और रावी नदी का। तो यहां पर जो हमारा राइट आंसर होगा वो हो जाएगा सतलुज नदी। लेकिन इससे पहले चारों जो ऑप्शन दे रखे हैं उसको अच्छे से देख लेते हैं। व्यास नदी का उद्गम होता है व्यास कुंड से, व्यास नदी का उद्गम होता है व्यास कुंड से, और यह है हिमाचल प्रदेश के अंदर। हिमाचल प्रदेश से ही व्यास नदी का उद्गम होता है। इसके बाद में आती है सतलज नदी। सतलज नदी का जो उद्गम है वो होता है दोस्तों तिब्बत से, यानी मानसरोवर झील जो कैलाश पर्वत है उसके पास से ही सतलुज नदी का उद्गम होता है। तो इसका मतलब इसका दोस्तों क्या होता है, भारत से उद्गम नहीं होता है। चिनाब नदी की बात करें तो चिनाब नदी का उद्गम होता है बड़ा लाचा दर्रा। बड़ा लाचा दर्रा कहां पर है? हिमाचल प्रदेश के अंदर, वहां से इसका उद्गम होता है। और रावी नदी का जो उद्गम है वो रोहतांग दर्रे से उद्गम होता है हिमाचल प्रदेश से। रोहतांग दर्रा है हिमाचल प्रदेश के अंदर, वहां से इसका उद्गम होता है। और सतलज नदी है वो भारत के अंदर प्रवेश कहां से करती है? भारत के अंदर सतलज नदी प्रवेश कहां से करती है? तो ये दोस्तों जो सतलुज नदी है वो भारत में प्रवेश करती है सिपकिल्ले दर्रे से। भारत में प्रवेश करती है सिपकिल्ले दर्रे से। सिपकिल्ला दर्रा है वहां से भारत के अंदर प्रवेश करती है। तो ये थोड़ा सा ध्यान में रख लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आता है, भारत में यारलुंग सांगपो नदी को किस नाम से जाना जाता है? देखिए तिब्बत के अंदर इसको सांगपो कहा जाता है, लेकिन भारत में इसको क्या कहा जाता है? भारत में कहा जाता है ब्रह्मपुत्र। और बांग्लादेश के अंदर इसको क्या कहा जाता है? बांग्लादेश के अंदर इसको कहा जाता है जमुना। और जब जमुना इसको बांग्लादेश के अंदर कहा जाता है, जब गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी दोनों आपस में मिल जाती है तो इसके बाद में इनका नाम हो जाता है मेघना। इसी प्रकार से गंगा नदी को बांग्लादेश के अंदर क्या कहा जाता है? बांग्लादेश के अंदर इसको कहा जाता है पद्मा। बांग्लादेश के अंदर गंगा नदी को पद्मा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो यहां पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ब्रह्मपुत्र नदी है, इसको सांगपो नदी भी कहा जाता है तिब्बत चीन के अंदर। चलिए दोस्तों 23 नंबर का क्वेश्चन, और ये पंचप्रयाग वाला क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, और यहां से सवाल गलत होने के चांसेस भी बहुत ज्यादा होते हैं। देखिए हम सबसे पहले बात करते हैं एक नदी जिसका नाम है अलकनंदा। अलकनंदा का उद्गम होता है संतोपत से, और मान लीजिएगा ये नदी है जिसका नाम है अलकनंदा। और अलकनंदा नदी ये है अलकनंदा, और इसके अंदर एक नदी आके मिलती है सबसे पहले स्टार्टिंग में, और इस नदी का नाम आता है धौली गंगा। इसका नाम है धौली गंगा। ये नदी आके मिलती है और वहां पर बनता है विष्णु प्रयाग। जहां पर अलकनंदा और धौली गंगा मिलती है वहां पर जो प्रयाग बनता है इसका नाम है विष्णु प्रयाग। दूसरी नदी आती है जिसका नाम है मंदाकिनी, इसका नाम है नंदाकिनी। मंदाकिनी नहीं दोस्तों, इसका नाम है नंदाकिनी। यह है नंदाकिनी। और जहां पर ये मिलती है वहां पर एक प्रयाग बनता है जिसका नाम है नंद प्रयाग। देखिए अलकनंदा के अंदर नंदाकिनी नदी मिलती है तो नंद प्रयाग बनता है। इस तरह से याद रखिएगा। तो दोनों ऑप्शन तो बिल्कुल करेक्ट है। तीसरी नदी आती है जिसका नाम आता है पिंडार गंगा। पिंडार गंगा, ये जो पिंडार गंगा नदी है ये दोस्तों आके मिलती है और यहां पर एक प्रयाग बनता है जिसका नाम है कर्ण प्रयाग। जहां पर पिंडार नदी आके मिलती है वहां पर बनता है कर्ण प्रयाग। चौथी नदी आती है जिसका नाम है दोस्तों मंदाकिनी। मंदाकिनी नदी आती है इसी दिशा से, और जो मंदाकिनी नदी आती है वहां पर एक प्रयाग बनता है। ये दोनों आपस में मिलती है अलकनंदा और मंदाकिनी, और यहां पर बनता है रुद्र प्रयाग।
तो चौथा ऑप्शन भी बिल्कुल करेक्ट है। अलकनंदा और मंदाकिनी जहां पर मिलती है, ये वहां पर कौन सा प्रयाग बनता है? मंदाकिनी रुद्र प्रयाग बनता है। अब ये पांचों नदियां मिलने के बाद में दोस्तों, जैसे कि ये अलकनंदा है और इसी साइड से एक नदी आती है इन पांचों नदियों की मिलने के बाद में, और ये इस नदी का नाम क्या है? भागीरथी नदी। जो दक्षिण की ओर से नदी आती है इसका नाम है भागीरथी नदी। और भागीरथी नदी जब अलकनंदा में मिल जाती है तो यहां पर बन जाता है दोस्तों देवप्रयाग। ये बन जाता है देवप्रयाग। अब देखिएगा हमारा ऑप्शन देखिएगा, अलकनंदा और भागीरथी जहां पर मिल रही है वहां पर कर्णप्रयाग नहीं बनेगा। अलकनंदा और पिंडार गंगा जहां पर मिलेगी वहां पर बनेगा कर्णप्रयाग। तो ऑप्शन नंबर 3 है वो बिल्कुल करेक्ट है कि यहां पर सुमेलित नहीं है। अलकनंदा और भागीरथी नदी के मिलने पर कौन सा प्रयाग बनता है? देवप्रयाग बनता है। बाकी तीनों ऑप्शन हमारे बिल्कुल करेक्ट है, देवप्रयाग बनता है। ये ध्यान में रखना, देवप्रयाग बनता है। और इसके बाद में आपको यह भी याद रखना है कि भागीरथी नदी के ऊपर टिहरी बांध बना हुआ है, जो भारत का सबसे ऊंचा बांध है। टिहरी बांध है वो कहां पर बना हुआ है? भागीरथी नदी के ऊपर। यह भी आपको याद रखना है। और भागीरथी नदी का उद्गम होता है गंगोत्री से। भागीरथी नदी का जो उद्गम है वो कहां से होता है? गंगोत्री से इसका उद्गम होता है। इसके साथ ही आपको यह याद रखना है कि मंदाकिनी नदी के सहारे, मंदाकिनी नदी के सहारे कौन सा है? केदारनाथ है। और जो अलकनंदा है इसके सहारे कौन सा है? बद्रीनाथ है। यह तीर्थ स्थल है बद्रीनाथ, ये याद रखिएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आता है, अगला जो इंपॉर्टेंट फैक्ट आपके सामने, गंगा और कोसी नदी कहां पर मिलती है? कुरुसेला के अंदर। गंगा और कोसी नदी का मिलन कहां पर होता है? कुरुसेला के अंदर, बिहार के कटिहार के अंदर। यमुना और बेतवा है वो हमीरपुर यूपी के अंदर मिलती है। गंगा और यमुना है ये दोनों कहां पर मिलती है? इलाहाबाद के अंदर। यह क्वेश्चन आपका पूछा जा चुका है। कृष्णा और तुंगभद्रा है ये तेलंगाना के अंदर मिलती है। गोदावरी और इंद्रावती है ये भद्रकाली छत्तीसगढ़ के अंदर मिलती है। सतलुज और व्यास नदी है ये हरिके जो बिराज है पंजाब के अंदर। सतलुज और व्यास नदी हरिके बिराज पंजाब के अंदर, इन दोनों का मिलन होता है यानी कि संगम होता है। तो ये भी आपको याद रखना है। मैं फिर से बता देता हूं, गंगा और कोसी नदी का जो संगम है वो कुरुसेला बिहार के कटिहार के अंदर। यमुना और बेतवा का संगम हमीरपुर यूपी के अंदर। गंगा और यमुना का जो संगम है इलाहाबाद यूपी के अंदर। कृष्णा और तुंगभद्रा जो नदी है इनका संगम तेलंगाना के अंदर। गोदावरी और इंद्रावती का जो संगम भद्रकाली छत्तीसगढ़ के अंदर। और सतलुज और व्यास का हरिके बिराज पंजाब के अंदर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बस्तर का पठार किसे कहा जाता है? बस्तर का पठार किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है दंडकारण्य के पठार को। दंडकारण्य का पठार है, इसको बस्तर का पठार भी कहा जाता है। छोटा नागपुर का जो पठार है, जैसे कि छोटा नागपुर का पठार है और इसके बीच में से कौन सी नदी निकलती है? छोटे नागपुर के पठार से एक नदी जाती है जिसका नाम है दामोदर नदी। इस नदी का नाम है दामोदर नदी। और ये दोस्तों छोटे नागपुर के पठार को काटकर ऊपर जो पठार है उसका नाम तो हो जाता है रांची का पठार। इसके दो भाग करते दी है ये नदी, रांची का पठार। और दक्षिण का जो भाग है इसको कहते हैं हजारीबाग का पठार। तो हजारीबाग का पठार और रांची का पठार है वो किसके भाग है? छोटे नागपुर के पठार के भाग है। जो छोटे नागपुर के पठार को दो भागों में जो काटती है वो नदी है दामोदर नदी। तो यहां पर हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर तो हो जाएगा दंडकारण्य का पठार। कि बस्तर का पठार किसे कहा जाता है? दंडकारण्य के पठार को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, रांची का पठार और हजारीबाग का पठार किसके भाग है? मैंने अभी बताया है छोटा नागपुर का जो पठार है इसका भाग है रांची का पठार। छोटे नागपुर के पठार को बीच में से कौन काटती है? दामोदर नदी। तो ऊपर वाला जो पठार वो रांची का पठार कहलाता है, नीचे वाला पठार हजारीबाग का पठार कहलाता है। और इसी को कहा जाता है रूहर क्षेत्र। और छोटे नागपुर के पठार की सबसे ऊंची चोटी है वो है पारसनाथ की पहाड़ी। पारसनाथ की पहाड़ी, तो सबसे ऊंची चोटी पारसनाथ की पहाड़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, दक्षिण भारत की गंगा किसे कहा जाता है? देखिए दक्षिण भारत की गंगा, दक्षिणी गंगा तो कहा जाता है कावेरी नदी को। और कई बार दोस्तों यदि आपसे कावेरी और गोदावरी दोनों ही ऑप्शन में मिले तो आपको गोदावरी करना है, तो इसको कहा जाता है कावेरी नदी, मैंने अभी बताया है। और दक्षिण भारत की गंगा गोदावरी नदी को। अब ऑप्शन पर डिपेंड करेगा कि किस प्रकार से आपसे क्वेश्चन पूछा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ट्रांस हिमालय का भाग नहीं है। मैंने ट्रांस हिमालय के बारे में आपको अच्छे से बताया था कि पहले आता है काराकोरम, उसके बाद में लद्दाख, उसके बाद में जास्कर। ये तीनों जो भाग है वो किसके हैं? ट्रांस हिमालय के भाग है। और लघु हिमालय है वो दोस्तों हिमालय का जो वर्गीकरण किया गया था 3 भागों के अंदर, महान हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय। तो लघु हिमालय है वो दोस्तों हिमालय का भाग है। ट्रांस हिमालय की ये 3 भाग है, काराकोरम, जास्कर और लद्दाख। तो ये चौथा ऑप्शन हमारा यहाँ पर राइट हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन देखिएगा, बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? सोन नदी को, कोसी नदी को, गंगा नदी को या भागीरथी नदी को? तो गंगा नदी की लंबाई यदि आपसे पूछी जाए तो 25-25 है, आप सभी को पता ही होगा। सोन नदी है, कोसी नदी, तो कोसी नदी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? कोसी नदी को कहा जाता है। अब देखिएगा कुछ इंपॉर्टेंट पठार आपके सामने है। कार्बी एंगलों का पठार असम के अंदर है। छोटा नागपुर का पठार है, इसका विस्तार देखें तो बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, ओडिशा और पश्चिम बंगाल के अंदर है। मालवा का पठार का विस्तार है वो राजस्थान के अंदर है, मध्य प्रदेश के अंदर है, छत्तीसगढ़ के अंदर है और गुजरात के अंदर है। तो ये तो आपका पूछा जा चुका है। दक्कन का पठार है वो दोस्तों, इसका विस्तार मुख्य रूप से तो विस्तार है वो महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश में है। मुख्य रूप से दक्कन के पठार का विस्तार है वो महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश के अंदर है। बाकी वैसे 8 राज्य जो दक्षिण के 8 राज्य उनके अंदर भी थोड़ा विस्तार है, लेकिन मुख्य रूप से आपको याद रखना है महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश के अंदर दक्कन के पठार का विस्तार है। शिलोंग का पठार आप सभी को पता ही है और इसकी 3 पहाड़ियां गारो, खासी, जयंतिया। ठीक है दोस्तों, इंपॉर्टेंट बांध भी आपको याद रखने हैं कि भांगड़ा नांगल बांध है ये कहां पर है? सतलुज नदी के ऊपर है और हिमाचल प्रदेश के अंदर बनाया हुआ है। सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी के ऊपर है। कृष्णा नदी के ऊपर अलमाटी बांध बनाया हुआ है कर्नाटक के अंदर। टिहरी बांध भागीरथी नदी के ऊपर है, टिहरी बांध। और जो टिहरी बांध है ये कहां पर है? उत्तराखंड के अंदर, और ये भारत का सबसे ऊंचा बांध है। इसके बाद में हीराकुंड बांध की बात करें तो ये भारत का सबसे लंबा और सबसे बड़ा बांध है। ये ओडिशा के अंदर है, महानदी के ऊपर। नागार्जुन सागर आंध्र प्रदेश, कृष्णा नदी के ऊपर बना हुआ है। इडुक्की बांध पेरियार नदी के ऊपर है जो कि केरल के अंदर है। मेटूर बांध कावेरी नदी के ऊपर बना हुआ है। तो ये आपके इंपॉर्टेंट बांध हो गए। तो इसी के साथ में दोस्तों आपके जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैंने दोनों पार्टों के अंदर इंडियन ज्योग्राफी के सारे सवालों का जवाब है वो यहाँ पर दे दिया है। और उम्मीद करता हूँ इन्हीं, यदि आपका पैटर्न सेम का सेम 12 मार्च वाला रहा तो इन्हीं दोनों क्लासों के अंदर से आपके सारे सवाल कवर हो जाएंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आपका कोई भी सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर डालिएगा। थैंक यू।